1912 में टाइटैनिक नामी बहरी जहाज की तबाही दुनिया भर के लिए एक असातीरी अलमिया है। उसकी तबाही की दास्तान अफसानों में ढली, शायरों की जबान पर चढ़ी, फिर सिनेमा पर उतरी और अमर हो गई। हम जैसों के लिए इस कहानी का अंजाम तो कब का हो चुका, मगर जिनका ये जहाज था उन्हें इस अलमिये ने 100 बरस बाद भी चैन से न बैठने दिया। हमारी तरह उन्होंने इस हादसे की जिम्मेदारी कुदरत पर डाली। कोई कमीशन बनाया, न सियासी रहनुमाओं ने हादसे में मुलव्विस लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की कस्में खाईं। बस पागलों की तरह इस हादसे की असल वजह का सुराग लगाने की कोशिश करते रहे। जो लोग समुद्री रास्तों के माहिर थे ये समझते रहे कि आखिर एक बड़ा बर्फानी तोदा इस जहाज के रास्ते में आया तो आया कैसे। जो लोग जहाज़ों की आमदोरफ्त का हिसाब रखते थे इस खोज में रहे कि बहरे अटलांटिक में टाइटैनिक के इर्द गिर्द मौजूद जहाज उसके पास बर वक्त क्यों नहीं पहुंचे। कुछ इस काम पर लगे रहे कि जिस जाविये से जहाज के साथ आइसबर्ग टकराया था उसने जहाज के ढांचे को तवक्को से ज्यादा नुकसान क्यों पहुंचाया। वक्त के साथ साथ सभी ने अपनी रिपोर्टें जमा करा दी, मगर जहाज के ढांचे को पहुंचने वाले नुकसान की रिपोर्ट माहिरीन को मुतमईन न कर पाई। उन्हें हतमी नतीजे तक पहुंचने के लिए जहाज का मलबा दरकार था जो अटलांटिक की गहराई में पड़ा था। 1985 में दुनिया इस काबिल हुई कि गोताखोर समुद्र में 2 मील गहराई तक पहुंचकर इस मलबे को देख सकें। 1997 में एक अमरीकी तफ्तीशकार ने खुद गोता लगाकर जहाज को देखा और बताया कि जहाज का फौलादी ढांचा जिस जगह से खराब हुआ था वहां लगी लोहे की चादरें आइसबर्ग के टकराने से फटी नहीं बल्कि अपनी जगह से उखड़ गई हैं। उसने समुद्र की तह से कुछ रिवर्ट भी निकलवा लिए। ये लोहे के वो कील होते हैं जो जहाज के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़े रखते हैं। तफ्तीशकारों ने इन रिवर्ट का तज्जिया किया तो मालूम हुआ कि ये गैर मायारी लोहे से बने हैं। एक तफ्तीशकार ने हिम्मत पकड़ी और जहाज बनाने वाली कंपनी का 86 बरस पुराना रिकॉर्ड खंगालने चल पड़ी। उसने सुराग लगाया कि जहाज साज कंपनी को टाइटैनिक की तैयारी के दौरान रिवर्ट्स की कमी का सामना था, जिसके लिए उसने एक ऐसे कारखाने से इनकी खरीदारी का मुआहिदा कर लिया जो इस मैदान में निस्बतन नया था। दूसरी बात जो सामने आई वो ये थी कि इसने इन रिवर्ट्स के मयार की जांच पड़ताल भी ख़त्म कर दी और नए रिवर्ट्स जहाज के ऐन उस हिस्से में इस्तेमाल किए जहां आइसबर्ग टकराया था। गैर मयारी रिवर्ट्स आइसबर्ग का धचका बर्दाश्त न कर पाए और उखड़ गए। लोहे की चादरों के दरमियान खला पैदा हो गया जिससे पानी जहाज के अंदर आने लगा और जहाज 2.5 घंटे के अंदर डूब गया। अगर इस जगह भी मयारी रिवर्ट्स इस्तेमाल किए जाते तो आइसबर्ग टकराने से जहाज में इतना बड़ा शगाफ न पड़ता कि ये सिर्फ 2.5 घंटे में डूब जाए। ये रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि टाइटैनिक के डूबने की वजह आइसबर्ग नहीं बल्कि उस कंपनी की नालायकी थी जिसने ये जहाज बनाया था। टाइटैनिक की तबाही में कार फरमा नालायकी ने दुनिया को एक बार फिर बता दिया कि हम लोग जिन वाक़यात पर हादसे या साजिश का हुक्म लगाकर खामोश हो जाते हैं दरअसल किसी न किसी के निकम्मेपन का नतीजा होते हैं। आप तारीख के बड़े बड़े वाक़यात में फतह शिकस्त या कामयाबी और नाकामी के असबाब का मुताला करते जाएं, आपको मालूम हो जाएगा कि हर नाकामी या शिकस्त के पीछे दरअसल कोई नालायक था जिसे अपना काम पूरी तरह नहीं आता था। यही वजह है कि जिंदा कौमें अपनी पूरी तवज्जो अपने लोगों को हुनरमंद और मेहनती बनाने पर मरकूज रखती हैं। अच्छी रियासतें और हत्ता के अच्छी कंपनियां भी यह अमल यकीनी बनाती हैं कि उनका इंतज़ाम चलाने वाले बेहतरीन से बेहतरीन लोग हों। मर्दम शनासी कहने को तो एक खुदादाद सलाहियत है जो हुक्मरानों की बेहतरीन काबिलियतों में से एक समझी जाती है, लेकिन आज के दौर में उसे बाकायदा साइंस का दर्जा मिल रहा है। अफराद की भर्ती के लिए इनकी सलाहियतों की जांच पड़ताल के ऐसे ऐसे तरीके वज़ा किए जा रहे हैं कि इंसान के अंदर मौजूद मख्फी सलाहियत भी सामने आ जाती है और कहीं गहराई में छुपी नालायकी भी अपना वजूद जाहिर कर देती है। इस नुक्ते को मज़ीद समझने के लिए ज़रा आला सरकारी मुलाजमतों के लिए मुकाबले के इम्तहान के निज़ाम पर ही नज़र डाल लें। अंग्रेज़ ने कार जहां बानी के लिए अफसर मुंतखब करने का जो निज़ाम बनाया वो ऐसी छलनी था जिसमें से कोई नालायक गुजर ही नहीं सकता था। जदीद रियासतों में तो मुसलसल तरबियत का निज़ाम इतना मौसर है कि किसी शख्स के लिए उस निज़ाम से गुजरे बगैर तरक्की ही मुमकिन नहीं, और किसी एक जगह उसने काबिलियत न दिखाई तो वो तरक्की का अहल ही नहीं रहेगा।
نالائقی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے کا یہ نظام ترقی یافتہ ملکوں میں تو اتنا مضبوط ہے کہ وہاں اگر آپ کو وہ کام نہیں آتا جس کا آپ نے دعویٰ کیا ہے تو پھر آپ کی نوکری یا کاروبار زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ ہاں، اگر آپ نالائقی کو اپنا طرز امتیاز بنا کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر اس کرۂ ارض پر آپ کو پاکستان سے بہتر کوئی ملک نہیں ملے گا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عوام و خواص کے لیے یہ سہولت موجود ہے کہ اپنا کام جانے بغیر بھی ماہرین میں شمار کیے جائیں اور ریاست کے باوقار مناصب تک پہنچ جائیں۔ یہاں سرکاری طور پر ماہر زراعت ہونے کے لیے یہ قطعی ضروری نہیں کہ آپ نے کبھی کھیت میں کام کیا ہو یا لیبارٹری میں مغز ماری کی ہو۔ یہاں آپ اپنی جھوٹی سچی سائنسی قابلیت کا دعویٰ کر کے ملک کو ریکارڈڈ کیس کی طرح اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا دیں، کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا۔ اس مملکت خدا داد میں لیاقت، ہنرمندی یا مہارت بیمانی الفاظ و تراکیب سے زیادہ کچھ نہیں، البتہ ذاتی وفاداری، قانون کے تکلف میں پڑے بغیر ہر حکم مان لینا اور عملیات پسندی کے نام پر اخلاق و دیانت کو بالائے طاق رکھ دینا ہی میرٹ یا اہلیت قرار پا چکا ہے۔ حالت اس درجہ خراب ہے کہ اب نالائقی ہمارے سرکاری نظام میں اس طرح سرایت کر چکی ہے کہ سوائے مکھی پر مکھی مارنے کے کچھ نہیں ہوتا۔ معاملہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ انگریز کا دیا ہوا بھرتی کا نظام بھی نالائقوں کے ہاتھ چڑھ کر مزید نالائق بھرتی کیے چلے جا رہا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ دنیا بھر میں بھارتی، بنگلہ دیشی، حتیٰ کہ نیپالی اور افغانی بھی پاکستانیوں کو پیچھے چھوڑتے جاتے ہیں۔ ہماری معیشت، ہمارے سفارتکار، ہمارا نظام قانون، ہمارا نظام صحت، ہماری پولیس، غرض سبھی کچھ وہ دیمک چاٹ گئی ہے جسے نالائقی کہتے ہیں۔ ملک میں بڑھتی ہوئی نالائقی اور نکمے پن کا احساس عوامی سطح پر اتنا شدید ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں پڑھانے کو ترجیح دیتے ہیں جن کے امتحانات دوسرے ملکوں کے نظام تعلیم کے تحت لیے جاتے ہیں، کیونکہ دنیا پر بھی ہمارے نظام تعلیم کی بے وقتی واضح ہو چکی ہے۔ البتہ ہماری حکومتوں کو کوئی احساس نہیں کہ آج اپنے بچوں اور نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی معقول بندوبست کر دیا جائے۔ مصیبت یہ ہے کہ عظیم قوم کے عظیم رہنما لایانی دعووں کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ خیر، ان سے گلہ بھی کیا کہ یہ بھی اتنے ہی نالائق ہیں جتنے ہم سب، اور ان میں سے اکثر کو منتخب ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، تو ایسے منتخب نالائقوں سے شکوہ جائز لگتا بھی نہیں۔ اب تو بس اتنی سی امید باقی ہے کہ یہ نظام چلتا رہے تو شاید ہمارے نصیب میں کوئی ایسا صاحب اختیار آ جائے جو اس طرف بھی توجہ کر لے، ورنہ برباد تو ہم خود کو کیے ہی جا رہے ہیں۔